हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पर में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो बच्चों, आओ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आखिर सुरक्षा जो है उसका अर्थ क्या होता है। देखो बच्चों, सुरक्षा का अर्थ होता है खतरों से आज़ादी। अब बात आती है किस प्रकार की खतरों से आज़ादी, आगे बात करते हैं। देखो, परंतु केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिससे जीवन के हमारे केंद्रीय मूल्य जुड़े हो, है ना। जीवन की क्या जुड़े हो, हमारे केंद्रीय मूल्य। जैसे कि अगर देखो, सुरक्षा की दो धारणाएं होती है। एक होती है पारंपरिक धारणा, ठीक है ना, पारंपरिक धारणा, और दूसरी होती है गैर परंपरागत या गैर परंपरागत धारणा, ठीक है ना। परंपरागत धारणा में दो सुरक्षा आती है, यानी बाहरी खतरे आते हैं इसके अंतर्गत और आंतरिक खतरे आते हैं। बाहरी खतरों में क्या आता है, जैसे सैन्य हमला, जैसे कोई देश हम पर आक्रमण ना कर दे। दूसरा जनसंहार, यानी लगातार लोगों की हत्या होना ज्यादातर। तीसरा है शक्ति संतुलन, है ना। चौथा गठबंधन। पांचवा है आपका शस्त्रीकरण। ये ऐसे खतरे, मतलब ये ऐसी चीजें हैं, ये खतरे हैं और इनसे निपटा जा सकता है। दूसरा आता है आंतरिक खतरे। आंतरिक खतरों में आता है कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध, ये आंतरिक खतरों में आता है, ठीक है बच्चों। गैर परंपरागत धारणा में या गैर परंपरागत जो चीजें होती है उसके अंतर्गत भी दो चीजें आती हैं। एक मानवता की सुरक्षा और एक विश्व की सुरक्षा। मानवता का मतलब क्या होता है, जो पूरे मानव के या हमारे जितने ही मानव समाज है उनके लिए सुरक्षा जरूरी है। जैसे कि व्यापक अर्थ में भूखा, यानी बड़े स्तर पर भूखमरी फैलना एक तरीके से मानवता की सुरक्षा है, खतरा है वो, और उसको सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा है महामारी। महामारी कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे मानव जाति को खत्म कर सकती है, कोरोना आपने देखा ही होगा। तीसरा प्राकृतिक विपदा, अगर आज वैश्विक ताप वृद्धि हो जाए, सुनामी आ जाए, तो केवल हमारे लिए नहीं अतः पूरे विश्व के लिए ये समस्या उत्पन्न हो जाए। दूसरा आता है विश्व की सुरक्षा, या हम नए खतरे भी कह सकते हैं, जैसे आतंकवाद, बीमारियां, जलवायु संकट, है ना। और इसके अंदर लिख सकते हो जैसे शरणार्थी हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं। चलो आगे बात करते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा, यानी बाहरी सुरक्षा में हमारी क्या क्या चीजें आती है। देखो बच्चों, इस धारणा से हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। यानी बाहरी सुरक्षा का मतलब क्या होता है, हमारे देश की सुरक्षा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है ना, बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। और इस खतरे का जो स्रोत होता है, ये इस खतरे का जो कारण होता है, वो क्या होता है, कोई बाहरी देश होता है ना। जो सैन्य हमले की क्या करता है, हमें धमकी देता है, कहता है हम तुम्हारी संप्रभुता खत्म कर देंगे, हम तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म कर देंगे, हम तुम लोगों में फूट डाल देंगे, क्षेत्रीय अखंडता खत्म कर देंगे। जैसे किसी भी देश जो क्या करता है, मतलब बाहरी देश हमारे केंद्रीय मूल्यों के लिए क्या करता है, खतरा उत्पन्न कर सकता है। हमारे केंद्रीय मूल्य होते हैं, इसी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा किसे कहते हो। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में क्या होता है, इनमें उन सभी खतरों शामिल होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, जो किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे के पूरे विश्व के लिए खतरनाक, और इनका समाधान कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता, पूरे विश्व को करना पड़ेगा। तो उसे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना केवल भारत के लिए थोड़ा ना आया था, पूरे विश्व के लिए आया था, है ना। बर्ड फ्लू हो गया, मेडिका हो गया, ऐसी बीमारियां सिर्फ भारत के लिए थोड़ी ना थी। वैश्विक ताप वृद्धि से भारत को थोड़ा नुकसान होगा, पूरे विश्व को नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उसे अपारंपरिक धारणा कहते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आप सभी को जानते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि किसे कहते हैं, जैसे विश्व का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे सुनामी आ जाएगी और सारे सारे द्वीप की जो देश है वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है। तीसरा प्राकृतिक विपदा, कोई प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर आ जाए, भूकंप, सुनामी, ये चीजें। निर्धनता, गरीबी हम लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। महामारी हो गई, आतंकवाद हो गया, शरणार्थियों की समस्या हो गई, बढ़ती हुई जनसंख्या हो गई, तो किसी एक देश के लिए बच्चों पूरे विश्व की ये समस्या है। नेक्स्ट है, किसी देश की सरकार के पास अगर युद्ध होता है तो उसके पास कौन कौन से विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, या तो वो आत्मसमर्पण कर दे बिना युद्ध किए, यार भैया मेरे बस की तो नहीं है, मैं तुमसे नहीं जीत सकता, है ना, तो ये कर दे। दूसरा क्या होता है, यानी हमलावर देश को क्या कर दे, वो हरा दे,
ठीक है ना, ये भी कर सकता है। तीसरा क्या है, दूसरे पक्ष को इस बात को बिना युद्ध किए मान लेना चाहिए कि युद्ध से होने वाला नाश इस हद तक बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला ना करे, है ना। कहने का मतलब क्या है, उसे इतना डरा दो कि भाई अगर युद्ध होगा तो काफी लोग मारे जाएंगे, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, है ना। इस तरीके से अगर हम दूसरे को डरा देते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला युद्ध के लिए मना कर देगा। एक शब्द होता है अप्रोध। अप्रोध का मतलब क्या होता है, देखो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकना होता है, यानी युद्ध की आशंका को रोकना ही क्या कहलाता है, अप्रोध कहलाता है। युद्ध होने से पहले से रोक दो ना, बातचीत कर लो, है कि नहीं है। अब बात करते हैं रक्षा। रक्षा क्या होता है, देखो युद्ध को या तो सीमित करना, क्या युद्ध को समाप्त कर देना, ये क्या कहलाता है, रक्षा कहलाता है। सीमित कर दो या उसे समाप्त कर दो। अब देखो परंपरागत सुरक्षा नीति के दो तत्व होते हैं, है ना। एक होता है शक्ति संतुलन और दूसरा होता है गठबंधन। आओ देखते हैं आखिर इन दोनों का मीनिंग होता क्या है। पहले मतलब बात करते हैं शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, कोई देश क्या करता है, अपने ऊपर होने वाली संभावित जो युद्ध है ना, या उसे लगता है कि हाँ मेरे पास क्या होना, युद्ध होने वाला है, या किसी अन्य खतरे के प्रति क्या है, वो एक्टिव है, संवेदनशील है, उसे पता है भाई कोई ना कोई खतरा मेरे ऊपर आ रहा है ना। ऐसी कंडीशन में या क्या करता है कोई भी देश, पहले अपने आस पड़ोस में देखता है कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। इससे वो इस बात का पता आसानी से लगा सकता है कि भविष्य में कौन सा देश उसे खतरा उत्पन्न कर सकता है और खतरा नहीं उत्पन्न कर सकता। तो जो खतरा उत्पन्न कर सकता है, जो ताकतवर है, उसके साथ वो क्या करेगा, शक्ति संतुलन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है गठबंधन। गठबंधन का मतलब क्या होता है, गठबंधन में बहुत सारे देश शामिल होते हैं जो सैन्य हमले को रोकने अथवा उसे रक्षा करने का काम करते हैं, है ना। अधिकांश गठबंधन क्या होते हैं, लिखित होते हैं। ज्यादातर गठबंधन क्या होता है, लिखित और एक औपचारिक रूप से होते हैं, है ना। ऐसे गठबंधन को ये बात बिल्कुल पता होती है कि आखिर खतरा किससे है। गठबंधन में देशों को शामिल जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है खतरा किससे है। इसीलिए किसी देश अथवा गठबंधन किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर क्या करता है, बढ़ाता है। ऐसे गठबंधन जो बढ़ाते हैं, जैसे आप देख लो ब्रिक्स हो गया, दक्षेस हो गया, शार्क हो गया, आसियान हो गया, है ना। ठीक, बात करते हैं गठबंधन का आधार क्या होता है। पहला याद होना, मैंने बोला कि किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में ये अपनी ताकत का असर बढ़ाते हैं। दूसरा, गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। जब राष्ट्रीय हित किसी देश के बदल जाते हैं तो गठबंधन बदल जाते हैं या गठबंधन टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये गठबंधन की विशेषता होती है। अब बात करते हैं एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के पास के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। देखो बच्चों, एक तो इन देशों के सामने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की हमेशा आशंका रहती है कि कोई दूसरा या उनका पड़ोसी देश उन पर आक्रमण ना कर दे, है ना, उनकी अर्थव्यवस्था खराब ना कर दे, लोगों को ना मार दे। दूसरा, इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की हमेशा चिंता रहती है ना, कि कहीं उनके देश में ही कहीं उनके जो लोग हैं वो कहीं आपस में लड़ फड़ गए, ना मर जाए, या सेना ना उन्हें मार दे। तो इस तरीके की आशंका उन्हें हमेशा रहती है। ठीक है, और आप और भी लिख सकते हो, जैसे आतंकवाद भी इनके लिए समस्या रहती है, निर्धनता भी है एशिया के सामने, है ना, गरीबी। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो, सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब क्या होता है। देखो, सुरक्षा के कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय हमें क्या करना पड़ता है, सहयोग की जरूरत होती है। जैसे आतंकवाद है, आतंकवाद से युद्ध से थोड़ी लड़ सकते हो। आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य मदद ली जा सकती है, लेकिन जो गरीबी है, जो लोग एक देश से दूसरे देशों में जा रहे हैं, इनसे निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सहयोग लेना पड़ेगा। इसके लिए सैन्य जो चीज़ें हैं वो फायदेमंद नहीं है। ऐसी रणनीतियों को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, ऐसी रणनीतियों को तैयार करना एक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होता है, जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या महाद्वीपीय या वैश्विक स्तर पर होते हैं। तो सहयोग से ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे खतरों से निपट सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए सहकारी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य खिलाड़ी शामिल होते हैं। देखो, लेकिन सहकारी सुरक्षा भी अंतिम उपाय के रूप में क्या करता है, वो बल का प्रयोग करता है। कहता है भैया बल के दम पे अब इसको काम करो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तानाशाही से निपटने के लिए बल के प्रयोग को मंजूरी देनी पड़ सकती है। कभी ऐसा जरूरी हो सकता है कि अगर कोई तानाशाही कर सकता है या कोई देश करता है तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।